अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सबको खुशामदीद। यकीनन आप लोग मुंतज़र होंगे असीर सल्तनत की लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए। तो जी मैं ले आई बिल्कुल आप लोगों के लिए। आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाता और अब हम बढ़ते हैं नावल की लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 की तरफ। असीर सल्तनत आखिरी किस्त पार्ट 2 एंड लास्ट। अजमल साहब वो आज पूरे 4 माह बाद वज़ीर आज़म हाउस से सुल्तान महल आए थे। जब निशात ने संजीदगी से उन्हें पुकारा, आयरा वाले हादसे के बाद से उन दोनों में नाराज़गी चल रही थी, जिसे ना ख़त्म करने की कोशिश निशात ने की थी और ना ही अजमल साहब ने। जी, इस बार वो ज़रा नरमी से बोले, मेरे ख्याल से अब हमें आयरा और मरवान का वलीमा कर देना चाहिए। उन्होंने ना चाहते हुए भी उनसे बात की थी। उन्होंने जहाज़ेब के कत्ल का सुनने के बाद से मज़ीद साथ रहने से इनकार कर दिया था। अभी भी वो अलग कमरों में रह रहे थे। मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? आपको मेरी क्या ज़रूरत है भला? जाकर अपने बहू बेटे से मशवरा कर लें। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कनाल लहजे में बोले तो वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराईं। बिल्कुल, जिन बच्चों का बाप आप जैसा हो उन्हें वाकई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी तन से बाज नहीं आई थी। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं था निशात कि तुम ज़रा सी गलत फहमी की नज़र कर दो। गलत फहमी? बस कर जाएं अजमल। मैंने हमेशा आपकी हर गलत हरकत को नज़रअंदाज किया और दिल को समझाती रही कि शायद ये सब मेरी नज़रों का धोखा है, मगर नहीं, आप तो अपने ही बच्चों की खुशियों के दुश्मन बन गए। वो दुरुस्तगी से बोलती पलटने लगी थी। वैसे तो जो शख्स अपने बेटे को कत्ल करा दे, ऐसे शख्स के साथ अपनी कोई भी खुशी बांटना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं, मगर फिर भी मुबारक हो आपको, दादा बनने वाले हैं आप। वो इतना बोलकर कमरे से बाहर निकल गए, जबकि वो कितनी ही देर सकते में रह गए थे। हर बाप की तरह उनका भी अरमान था कि वो अपनी औलाद की औलाद को गोद में खिलाएं, उसके लाड उठाएं, मगर उनके बेटे ने तो इस काबिल ही नहीं समझा था कि वो अपनी खुशी शेयर करता। वह सगरे रंग की फ्रिल्ड मैक्सी जेब तन के लाइट मेकअप लुक में बला की हसीन लग रही थी। दुपट्टे को डी शेप में माथे से ज़रा पीछे से सेट करके अच्छी तरह खुद को कवर किया गया था, जबकि चेहरे पर चमकते ममता के नूर ने हुस्न को 4 चांद बख्श दिए थे। वह इस वक्त लबों पर धीमी सी मुस्कान सजाए गुलाबों से महकते कमरे में मरवान की मुंतज़िर थी, जो न जाने कहाँ रह गया था। भले उनकी शादी रिवायती अंदाज में नहीं हुई थी, मगर आज शाम की शानदार अंदाज में हुई। रॉयल तर्ज के वलीमे के बाद वो दुल्हन बनी उसका इंतज़ार तो कर सकती थी। वो मोमबत्तियों और चिराग की रोशनियों में कमरे के फसूखेज़ माहौल का हिस्सा बनी खड़ी गिलास विंडो से बाहर की रौनकें देख रही थी। जब भी कोई खटके की आवाज़ के साथ रूम में दाखिल हुआ, वो उसकी मौजूदगी महसूस कर ज़रे लब मुस्कुराई, जिससे कदमों की भारी धमक दिल पर पड़ती महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है तुम आज मुझे किस कदर हसीन लग रही हो? उक़ुब से उस पर अपना हिसार कायम करता वह जज्बात से बोझल भारी लहजे में सरगोशियाना गोया हुआ। वो खामोश रही। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। कंधों से थामकर आहिस्तगी से अपनी जानिब घुमाया, जबकि अब उसके बालों की चंद शरीर लटें चेहरे पर झूल रही थीं। आयरा ने ज़रा सी निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा, जहाँ मोहब्बत का एक अलग ही जहाँ आबाद था। गहरी आंखें खुद में डुबो देने की सलाहियत रखती थीं। सियाह रंग टैक्सीडो में मलबूस वो पीछे होता जैकेट उतारकर एक तरफ को रखता ज़रा ईजी हुआ था, मगर वो सरप्राइज़ उधार है मुझ पर। वो समझकर सर हिला गई। जानती थी उसने डिलीवरी के बाद हनीमून प्लान कर रखा था। वो शायद वाहिद कपल होगा जो अपने बच्चे के साथ हनीमून पर जाता। कुछ कहोगी नहीं? ठोरी से थाम थाम कर उसका झुका चेहरा उठाता वो मुकाबिल लाया, जबकि नीम अंधेरे कमरे में उसकी नाक में चमकता सिया मोती उसे बुरी तरह से खींच रहा था। और उस नगीने को देख उस रात का मंजर निगाहों में घूम गया जब आयरा किडनैप हुई थी। वो उसी नाक के पत्थर में लगी डिवाइस के तहत उस तक पहुंचा था। फिर सोच कर सर झटक गया, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ वो अपने तक महदूद रखता था। नहीं, आज मैं सिर्फ तुम्हें सुनूंगी। वो ज़रा शरारती लहजे में बोलती आगे बढ़कर उसके सीने पर सर रख गई, तो वो धीमे से मुस्कुराता उसके गिर्द हिसार बांध गया। तो फिर सुनो जाना, कुल मिलाकर 2 ही खुशियाँ हैं मयस्सर हैं हमें। उनमें पहली भी आप हैं और दूसरी भी आप हैं। अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं। आगाज़ बाब भी आप से है, अंजाम बाब भी आप हैं। इश्क की इब्तिदा हैं आप और इंतहा भी आप पर है। अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं। जुनून भी आप, रगों में दौड़ता लहू भी आप। सुरूर इश्क भी आप, वहशत दीवानगी भी आप। मेरा आसमान भी आप, ज़मीन का सितारा भी आप हैं। पहला लफ्ज़, आखिरी मिसरा, मुकम्मल जज्बात की अक्कासी। किताब इश्क का उरूज भी हैं आप और इस इश्क की खूबसूरत तकमील भी हैं आप। मेरी ज़िंदगी की किताब में बस आप ही आप हैं।
आखिर हम कैसे बताएं आपको कि जाना आप हमारे लिए क्या हैं, मगर फिर भी सुनो जाना, तुम मेरा कुल जहां हो। उसके कान में धीरे से मीठी मीठी सरगोशियाँ करता आज वो उसे बुरी तरह शर्माने पर मजबूर कर गया था, जबकि आयरा उस खूबसूरत इजहार मोहब्बत पर शर्माकर अमलन उस मोहब्बत का जवाब देती, मोहब्बत से देती। अमलन उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती, उसे गर्दन पर बोसा देती, गर्दन के गिर्द बाहें डालकर राह फरार तलाश करती, घबरा कर उसकी पनाहों में ही सिमट गई थी। 4 साल बाद अलमीर, माँ की आवाज़ सर वो 3.5 साला बच्चा बुरी तरह चौंका था। बेटा ये क्या कर रहे हैं आप? चलें जल्दी से वापस आएं। आपने मामा के साथ मिलकर चाचू के लिए लंच रेडी करना है, वो बस आते ही होंगे। ये लातिनी अमेरिका का मुल्क पेरो था, जहाँ वो अपने महबूब शौहर और बेटे के साथ पिछले 4 साल से रिहाइश पजीर थी और शादी के साल बाद अल्लाह ने उन्हें अपनी नेमत से नवाजा था। जब ही 2 खुश शक्ल नौजवान पहाड़ों में घिरे इस घर में दाखिल हुए थे, जहाँ इर्द गिर्द बिखरे कुदरती खूबसूरत मनाजिर आंखों को खेरा कर रहे थे। भाभी कैसी हैं आप? वो एयरपोर्ट से सीधा वहीं आया था। समन ने मुस्कुराकर अपने हैंडसम से देवर को देखा, जो अपने भाई का अक्स था। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं मरवान? और आयरा बच्चे कैसे हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। सब ठीक हैं भाभी, बस इस बार आप लोगों ने मेरे साथ पाकिस्तान वापस चलना है। मामा भी मेरे शेर को बहुत याद कर रही थी। मरवान ने आगे बढ़कर भतीजे को गोद में उठाया था, जो चचा की गोद में आते ही खिलखिलाया था, जबकि जहाज़ेब समन को लंच तैयार करने का इशारा करता मरवान की हमराही में घर के अंदरूनी हिस्से के जानिब बढ़ाता। तुम जो ये अपनी इस अफलातून औलाद को मेरे पास अकेला छोड़ गए हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आयरा वीडियो कॉल पर नजर आते मरवान के मुस्कुराते चेहरे को देख शिकवा कना लहजे में बोली थी, जबकि उसके सीने पर सर रखकर शरीफ बना लेटा माए टुकर टुकर बाप को देख रहा था, मगर आंखों से शरारत टपक रही थी। मैंने तो तुम्हें कहा था साथ चलने को, तुम खुद ही मेरे साथ नहीं आई। उसने मुस्कुराहट दबाई। हाँ तो फिर मामी अकेली हो जाती ना, उसने मुंह बसोरा। अब ये तो तुम्हारा और तुम्हारी मामी का मसला है। वैसा आयरा, यहाँ लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं और उनकी आंखें तो उफ़। वो उसे छेड़ने की गर्ज से शरारत से बोला। आयरा ने दांत पीसकर मायर की मौजूदगी के बायस खुद को सख्त जुमला कहने से बामुश्किल रोका था। उफ, ये चेहरे का गुलाल, मेरी जान, अभी तो मैं आपसे इतने फासले पर हूँ, यूँ शर्माना आप पर सूट नहीं करता। वह नौ शरारत के मूड में था। तुम सुधर जाओ मरवान, वरना किसी दिन मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगी। दूसरी जानिब वो उसका तपा तपा चेहरा देख कहका लगा गया। दांत अंदर करो, नाराज़ लहजा। ओके डार्लिंग, अपना खून ना जलाओ, अपना और मेरे गुड्डे का ख्याल रखना। तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके बाय। वो पीछे से आती आवाज़ों पर तेज़ी से बोला था, जबकि आयरा एक गहरी सर्द आह खारिज करके रह गई थी। वो जहाज़ेब की फैमिली के साथ इस वक्त गोगटा से 5 किलोमीटर का ट्रैक चढ़कर ऊपर वाटरफॉल की जानिब आए थे। उनके साथ मौजूद लोकल गाइड उन्हें वहाँ की खसूसियात से आगाह करता साथ चल रहा था। मरवान टाउन पहुंचकर आयरा को वहाँ की तस्वीरें और वीडियो सेंड करने की गर्ज से हर मंजर को कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। वो रात गए घर वापस लौटे थे। आयरा अलमीर के साथ बेड पर लेटी टैबलेट पर आज की पिक्चर्स और तस्वीरें देख रही थी, जब ही मरवान की कॉल आ गई। वो टैब अलमीर को थमाती खुद फ़ोन कॉल की जानिब मुतवज्जो हुई, जहाँ मरवान की मुस्कुराती आवाज़ समातों से टकराती सुकून सा बख्श गई थी। मान साथ लेटा अलमीर एकदम चिल्लाया था, बाबा वाटरफॉल। वो अपनी तोतली सी ज़बान में बहुत तेज़ी से बोलता मरवान को अपनी जानिब मुतवज्जो कर चुका था। वह इस वक्त दुनिया के बुलंद तरीन वाटरफॉल्स में से एक गोगटा कैटरेक्ट के पास मौजूद थे, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। तेज़ी से गिरती शफाफ पानी की आबशार के पास बाप को खड़ा देख बावाज़ चिल्लाया था, जी बाबा की जान, आप बड़े हो जाओ, फिर मैं अपने बेटे को भी यहाँ लेकर आऊँगा। वो जानता था कुछ देर में वो वहाँ से जाने की ज़िद बांध लेगा और आयरा को तंग करेगा, इसीलिए पहले ही बंद लगाया था। मगर अब मुझे अभी जाना है, ज़िद में वो अपने दादा पर गया था। ठीक है, मगर एक शर्त पर। उसने मुस्कुराहट दबाई। वो क्या? भाई पहले आप अपनी चिड़िया से बोलकर सारे दांत मंगवा लें। जब चिड़िया आपके सारे दांत वापस दे जाएगी, फिर हम बाबा और मामा यहाँ जाएंगे, ओके? अलमीर ने फ़ौरन चहक कर सर हिलाया था, जबकि अब वो आयरा से बातों में मशगूल हो गया था। अजमल साहब को कुर्सी संभाले 4 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका था। अब एक बार फिर इलेक्शन नज़दीक आ रहे थे और वो फिर उन्हीं सरगर्मियों में लग गए थे। अजमल सुल्तान,
वो रॉकिंग चेयर पर बैठे थे जब कोई शनासा आवाज़ आई। कैसे हो यार, तुम तो मुझे भूल ही गए। ये हबीब था, उनका दोस्त। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये मेरा यार इतना बेगैरत होगा कि मेरे कातिलों के साथ बैठकर मेरे साथ गद्दारी करेगा। लेकिन हाँ, मैं भी किससे शिकवा कर रहा हूँ। अगर तुझ में ज़रा सी भी इंसानियत होती तो आज खुद अपने हर जुर्म का एतराफ़ कर चुका होता। गद्दारी मैंने नहीं की, तूने की थी। मेरी बात ना मानकर वो चिल्लाए थे। तो तू यारी निभा देता, मेरे मुजरिमों को सज़ा दिला देता। तू तो यार था मेरा, तुझ पर तो हबीब इलाही के 100 खून भी माफ़ थे। मगर आयरा, मेरी गुड़िया से किस बात की दुश्मनी निभाई तूने? अजमा को चुप सी लगी। उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, बेगैरत आदमी। वह अचानक ख्वाब से बेदार होकर उठ बैठे थे। इर्द गिर्द में देखा तो वो अपने कमरे में अकेले थे। न जाने कब उनकी आंख लग गई थी, जबकि अब उनका दिमाग अलग ही सोचों में डूब गया था। 3 साल बाद। बैरिस्टर साहिबा, अगर अपने बच्चों से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा नाचीज़ पर भी नज़र करम फरमा दीजिएगा। मरवान सिया रंग पैंट कोट में मलबूस टाई के लिए खड़ा था। 3 साल पहले वह अजमल सुल्तान को सज़ा हो जाने के बाद सियासत की दुनिया को खैराबाद कह चुका था, जबकि पार्टी का नया चेयरमैन जहांगीर सुल्तान था, जो आजकल सियासत की दुनिया में खूब सरगर्म था। सीनियर एडवोकेट साहब, आपसे एक टाई भी नहीं बनती। वह सब घरेलू होलिया में मौजूद शरारत से बोलती ज़रा नज़दीक आई, जबकि उसने उसकी गर्दन में टाई डालकर अपने नज़दीक किया था, जो मायर की पैदाइश के 3 साल बाद पर तले 2 बच्चों की पैदाइश हो जाने के बाद पहले से ज़्यादा मोटी हो गई थी। मगर मरवान को तो वो हर हाल में अच्छी लगती थी। क्या करें बैरिस्टर साहिबा, आपके बगैर तो हम बिल्कुल ही नामुकम्मल हैं। वो शरारती लहजे में बोलता उसकी नाक चूम गया। दफातन वो खिलखिलाकर हंसती उसकी टाई बांधने लगी, जो उसे नज़रों के हिसाब में लिए मोहब्बत से देख रहा था। वैसे याद है ना, आज घर जल्दी वापस आना है। कुछ दिनों में तुम्हारी छोटी बेटी की सालगिरह है, हमें उसकी तैयारी भी तो करनी है। आयरा ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। बच्चों की वजह से वो फ़िलहाल अपने प्रोफेशन को खैराबाद कह चुकी थी, क्योंकि उसके नज़दीक फैमिली ज़्यादा अहम थी, ना कि उसका कैरियर। उफ़, एक तो जब से ये तीनों दुनिया में आए हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं रही है। मरवान ने हमेशा कितना मुँह बनाया। वैसे ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें ही चाहिए था बड़ा ख़ानदान और ज़्यादा बच्चे। आयरा ने उसे घूरकर एहसास कराया, जब भी मरवान कहका लगाकर हंसा था। बड़ा ख़ानदान होने के कितने फ़ायदे होते हैं। देखो, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियाँ और बेटा तुम्हें बोर नहीं होने देते। मरवान ने ज़रा शरारती लहजे में कहा था। वाह वाह, ये शैतान की परतों जैसी औलाद मुझे ढंग से खाना तो खाने देती नहीं, बोर होने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। आयरा नाक चढ़ाकर शिकवा कर गई तो मरवान का बुलंद व बांग कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ था, जबकि वो अपनी सल्तनत के शहजादे के सीने पर सर रखती आंखें मौन गई थी। 3 साल पहले। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अजमल सुल्तान ने आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सारे गुनाहों को तस्लीम करते इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनके बहनोई और मशहूर मरहूम बैरिस्टर हबीब इलाही की मौत एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल था, जबकि अपने बेटे जहांगीर सुल्तान को भी कत्ल कराने के पीछे उनका ही हाथ था। साथ ही एक बड़ा इंकशाफ किया है कि उर्शे लगारी, जो कई साल कत्ल एक तैयारा हादसे में जाँ बेहक हो गए थे, वो दरहकीकत ज़िंदा हैं और गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इन दोनों कत्ल में वो बराबर के शरीक हैं। अजमल सुल्तान इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। हम उनके बेटे और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मरवान सुल्तान से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हकीकत है या फिर अजमल सुल्तान किसी के दबाव में आकर ये सब बोल रहे हैं। अजमल सुल्तान ने मीडिया पर अपने अखबार जुर्म से 1 हफ्ता कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ये खबर इस वक्त पाकिस्तान के हर चैनल की जीनत बनी हुई थी, जबकि घर में निशात पागलों की तरह रो पड़ी थी। अपनी फर्म में मौजूद आयरा को खुद पर जब्त करना मुश्किल लगा था, जबकि मरवान, जो पिछले कई सालों से बाप को हर रोज़ उनके गुनाह का एहसास करा रहा था, आज अचानक उन्हें एतराफ़ जुर्म करता देख दहल कर रह गया था। जो भी था, मगर अपने बाप को नहीं खोना चाहते थे। बसा औक़ात एतराफ़ जुर्म करने के लिए ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है और कभी कभार एक लम्हा ही आपको झंझोड़ कर रख देता है। अब बिलाखिर अजमल सुल्तान की ज़िंदगी में वो कीमती लम्हा आ ही गया था, जब उन्हें ज़मीर की अदालत ने मुजरिम ठहराया था और वो खुशबख्तों में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्हें पछतावे लगा रहा था। हाँ, खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ज़िंदगी में एक बार पछताते ज़रूर हैं, क्योंकि गुनाह तो सब करते हैं, मगर गुनाह का एहसास बस किसी किसी को होता है। कितने तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गुनाहों का एहसास तक नहीं होता और एहसास व पछतावे से कबल मौत उन्हें आ दबोचती है। कमरा अदालत सज चुका था। अजमल सुल्तान की पकड़ का वक्त आ चुका था। कमरा अदालत में खासी गहमा गहमी थी। जज के ऐन सामने की चंद नशिस्तों पर एक जानिब मरवान सुल्तान, जबकि दूसरी जानिब मुजरिम की जानिब से निशात बेगम और चंद एक गवाह मौजूद थे।
कमरा अदालत में वकला के लिए मौजूद मखसूस नशिस्तों पर विराजमान वकील मुकदमा लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार थे, जबकि सीनियर वकील अनवर शहजाद खासा पुरजोश नज़र आ रहा था, जो पार्टी की तरफ से अजमल सुल्तान का केस लड़ रहे थे। आज आयरा इलाही अपने बाप का केस खुद ही लड़ रही थी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज ने अपने मखसूस प्रोटोकॉल में कमरा अदालत में अपनी नशिस्त संभालने के बाद बाआवाज़ इजाज़त दी। जज साहब की आवाज़ पर अनवर साहब अपना कोट झटकते उठ खड़े हुए। निशात ये मंजर देख अपने आंसू जब्त कर रही थी। योर ऑनर, मैं अदालत का वक्त बर्बाद किए बगैर मुद्दा बयान करना चाहूँगा कि जिन 2 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे मौक्किल खुद पर ले रहे हैं, वो सब दरअसल झूठ है और वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वो दोनों ही अपनी मौत का शिकार हुए थे। एक मेरी साथी वकील के मरहूम वालिद और मेरे बहुत अच्छे मरहूम साथी हबीब इलाही, जिनकी मौत अपने ऑफिस में हार्ट अटैक के बायस हुई थी। दूसरे जहाज़िब सुल्तान। आप खुद बताइए जज साहब कि क्या कोई बाप इतना शफ़ाक हो सकता है कि अपने ही जवान बेटे का कत्ल करा दे? वो न जाने किसके कहने पर ये केस लड़ रहे थे, जबकि अजमल पहले ही इकबाल जुर्म कर चुके थे। योर ऑनर, मैं अपने सीनियर को ये याद कराना चाहूँगी कि वो जिस मुजरिम का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल मीडिया के सामने पहले इकबाल जुर्म कर चुके हैं। मगर हाँ, मैं मज़ीद तसल्ली के लिए अजमल सुल्तान को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगी, ताकि वो एक बार फिर एतराफ़ जुर्म करके अदालत का वक्त ज़ाया होने से बचा लें। आयरा मजबूत लहजे में बोली थी। इजाज़त है। पुलिस कस्टडी में आते अजमल को देख निशात मरवान के सीने में चेहरा छुपा गई। मैं अजमल सुल्तान ये इकबाल जुर्म करता हूँ कि अपने काले करतूत छुपाने के लिए मैंने हबीब इलाही के कत्ल में उर्शेल लगाली की पुष्पनाही की थी, जो ज़िंदा है, और साथ ही इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ कि अपने बेटे पर जानलेवा हमला कराने में भी मैं बदनसीब बाप ही शामिल था। मेरे बेटे को मेरा असल चेहरा नज़र आ गया था और मेरे बारहा समझाने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा था। यह हकीकत है कि अपने बेटे पर जानलेवा हमला कराकर खतीब आलमगीर पर इल्ज़ाम डालने वाला भी मैं ही था, मगर मेरा मकसद कत्ल हरगिज़ नहीं था। आयरा अपनी भांजी को धमकियां दिलवाने और ख़ुद पर भी झूठा जानलेवा हमला कराने में ही मैं भी मुलव्विस था। मगर ये सच है, मैंने अपने बेटे का कत्ल नहीं कराया है। मैं अपने बेटे का मुजरिम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। अजमल सुल्तान इतना बोलकर खामोश हो गए। अनवर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अजमल के एतराफ़ जुर्म के बाद उनके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था। बैरिस्टर आयरा इलाही, क्या आप अदालत से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल योर ऑनर, मैं अदालत के किसी भी फैसले से कबल मकतूल हबीब इलाही की बेटी होने के नाते मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद अजमल सुल्तान और प्यारे मामू जान पर अपने बाप का खून माफ़ करती हूँ। मरवान और निशात ने चौंक कर उसकी पुश्त देखी थी। कमरा अदालत में एक लम्हे को सन्नाटा सा छा गया था। अजमल सुल्तान ने बेयकीनी से अपनी भांजी को देखा। वो वाकई अपने बाप की बेटी थी, बाज़र्फ़ बाप की बाज़र्फ़ औलाद। मगर साथ ही मैं अदालत में अपने मुखालिफ अजमल सुल्तान की तरफ से एक गवाह या फिर यूँ कह लें कि जीता जागता सबूत पेश करना चाहूँगी, जो ये बात साबित करेगा कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। जज समेत तमाम ही सामीन और मुलाज़िन के चेहरे पर तहय्युज़ सिमट आया था। इजाज़त है। इजाज़त मिलते ही जहाज़ेब कमरा अदालत में दाखिल होता नज़र आया था। जज के साथ साथ गर्दन का रुख मुड़कर देखते सभी की आंखें हैरत के बायस फटी की फटी रह गई थीं। अजमल साहब ने तो ख़ुद को संभालने के लिए बाकायदा सहारा लिया था। कदम कदम चलता जहाज़िब सुल्तान बाप के मुखालिफ सिमत कटहरे में खड़ा हुआ था। मेरा नाम जहाज़िब सुल्तान है, जो दुनिया की नज़र में आज से 8 साल कबल कत्ल हो चुका है। मगर ये हकीकत नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि ज़िंदगी छीनने वाले से बड़ा ज़िंदगी देने वाला है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे सलामत रखा। बदकिस्मती से मुझ पर जानलेवा हमला कराने वाले मेरे वालिद साहब थे, और मुझे इस हमले से महफूज रखने वाला अल्लाह की ज़ात के बाद मेरा छोटा भाई मरवान सुल्तान था। वो सब पर एक तायराना निगाह घुमा कर बोलना शुरू कर चुका था। फ्लैशबैक। मरवान, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? ये सब कैसे मुमकिन है? वह हैरानगी से गोया हुआ। क्यों मुमकिन नहीं है भाई? इस मुल्क में सब मुमकिन है, बस आप वही करें जैसा मैं कहता हूँ। अगले चंद रोज़ में जहाज़ेब पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था, और इस बार खतीब आलमगीर से जहाज़ेब की झड़प हुई थी, जो कत्ल की धमकी लगा चुका था, और कत्ल हो जाने के बाद उसी बात का उर्शेल लगारी ने फ़ायदा उठाया था। अजमल सुल्तान को झूठे हमले का कहकर जहाज़ेब पर सच की गोलियाँ बरसाई गई थीं, जबकि दूसरी जानिब मरवान की प्लानिंग के तहत जहाज़ेब की शक्ल और सूरत वाले चेहरे पर गोली चलाई गई थी, और कत्ल का इल्ज़ाम खतीब के सर आया था, जबकि खतीब की गोली का निशाना चौंक गया था।
क्योंकि एक ही वक्त में 2 अलग पिस्टल से गोली चली थी। एक जहांज़ेब के हमशक्ल को ज़ख्मी कर चुकी थी, जबकि जहांज़ेब को मरवान पहले ही एक जाली आइडेंटिटी की हेल्प से बाहर भिजवा चुका था, और जहांज़ेब का जो हमशक्ल तैयार किया गया था वो भी बिल्कुल महफूज रहा था, और अब वो इंतज़ार कर रहा था तो अजमल सुल्तान के पछतावे का। मगर इस केस में आयरा की मुदाखलत ने उसे अच्छा खासा ज़िच किया था, जो कुछ और ही ठान कर बैठी थी। बिलाखिर अजमल सुल्तान के इक़बाल जुर्म के बाद जहांज़ेब का यूँ सामने आना किसी मौजज़े से कम न था। बैरिस्टर आयरा इलाही, क्या आप अदालत से मज़ीद कुछ कहना या पेश करना चाहेंगी? जज साहब ने एक बार फिर आयरा को मुखातिब किया था, जो अपने मुखालिफ की वकील से एक लम्हे में उनका वकील सफ़ाई बन गई थी। इख्तितामी अल्फाजों के साथ मैं बस मौजूद अदालत से बतौर बैरिस्टर नहीं बल्कि बेटी की हैसियत से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए मुजरिम अजमल सुल्तान की सज़ा में नरमी से काम लें। कमरा अदालत में एक खुलबुली सी मच गई थी। वो नक चढ़ी अपने मामू के खून की प्यासी बैरिस्टर साहिबा आज सबको हैरान कर गई थी, जबकि मरवान को आज अपनी बैरिस्टर साहिबा से एक बार फिर नए सिरे से इश्क हो गया था। वो यूं ही तो उसका दीवाना नहीं था, वो अलग थी, सबसे जुदा और ख़ास। मरवान सुल्तान की आयरा और बैरिस्टर साहिबा। मुजरिम के इक़बाल जुर्म और तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत मक़तूल की बेटी की माफ़ी की सूरत में मुजरिम अजमल सुल्तान पर कत्ल की सज़ा माफ़ करती है। साथ ही जहांज़ेब सुल्तान की वापसी की सूरत में मुलज़िम अजमल सुल्तान को इस केस से बरी ज़िम्मा करते हुए बाइज़्ज़त तौर पर बरी करती है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस और उर्शे लगारी के काले धंधों के खिलाफ गवाही की सूरत में अजमल सुल्तान को वादा माफ गवाह के तौर पर सज़ा में नरमी बरतते हुए सेक्शन 4 के तहत 3 साल की कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाती है। साथ ही हमारे मिलिट्री इदारों से ये दरख्वास्त करती है कि वो अपनी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द उर्शे लगारी को अरेस्ट करके अदालत में पेश करें, ताकि मुजरिम के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जा सके। अदालत बर्खास्त। जज ने अपना फैसला सुनाकर पेन की निब तोड़ दी थी। आयरा की आंखों में नमी उतर आई थी। वो अपना कोट संभालती तेजी से बाहर की जाने पड़ी थी। सर, आपकी भांजी बैरिस्टर आयरा इलाही ने आप पर अपने बाप का खून माफ़ कर दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस की अमराई में बाहर आता अजमल सुल्तान पर मीडिया वालों ने सवालों की बौछार कर दी थी। बाप की बाज़र्फ औलाद। वो बस इतना ही बोले थे जब झूम चीरती आयरा उनके नज़दीक आई। मुझे याद है अपना पूरा बचपन, जब आयरा गुड़िया कहते आपकी ज़ुबान नहीं थकती थी। आपने मुझे हमेशा सगी और बेटियों वाला प्यार दिया, मरवान और भैया से ज़्यादा अजीज़ रखा। मगर फिर अचानक सब बदल गया। मेरे एक बाप क्या दुनिया से गया, मैं दूसरे की भी शफ़क़त से महरूम हो गई। आप गुज़रे 15 सालों में ये भी भूल गए कि मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन आज मैंने बेटी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया और आपके सारे एहसान उतार दिए। मैंने अपने बाप का खून अपने बाप जैसे मामू को माफ़ कर दिया। बाबा कहते थे आयरा, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, मगर माफ़ी सिर्फ उस सूरत में अच्छी लगती है जब मुजरिम को अपने गुनाह का एहसास हो जाए। आपको गुनाह का एहसास है, अब मेरे दिल में आपके लिए कोई रंजिश या कदूरत नहीं है। उनके गिर्द हिसार कायम करते वो सीने पर सर रखती हिचकियों से रोई थी, जिन्होंने उसके माथे पर शफ़क़त भरा बोसा दिया था। आज कितने सालों बाद उसने ख़ुद को फिर से अपने बाप वाले हिसार में महसूस किया था। थैंक यू आयरा। घर वापस आते मरवान सुल्तान की आंखें ज़ब्त की ज़्यादती के बायस सुर्ख पड़ गई थीं। बाप को पुलिस की गाड़ी में जाता देखना आसान नहीं था। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर पेशानी पर बोसा दिया था। थैंक यू तुम्हारा डियर हस्बैंड, कि अगर तुम ना होते तो कुछ भी ना होता। मरवान के होने से आयरा इलाही का वजूद मुकम्मल होता है। शुक्रिया तुम्हारे साथ का, मान का, मोहब्बत का, मुझे एक मजबूत आयरा बनाने का। एक मजबूत औरत के पीछे उसके महरम का हाथ होता है। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि तुम मेरे महरम हो। आयरा ने जज्बात से बोझल गलूगीर आवाज़ में बोलते उसका हाथ थामकर लब्बों से लगाया था, जो उसे सीने से लगाता उसे गर्दन में चेहरा छुपाए आंसुओं से रो पड़ा था। जब तुम मेरे लिए अपने बाप के खिलाफ जा सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? और वैसे भी मैंने अपने बाप जैसे मामू को माफ़ किया है, दोनों की बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है। तुम अपना दिल हल्का कर लो, तुमने अपना वादा वफ़ा कर लिया। उसकी अपनी आवाज़ भी आंसुओं से तर हो गई थी, जबकि वो खामोशी से उसे महसूस कर रहा था। दोनों के दिलों में ठंडक उतर गई थी। नई बहारें दरवाजे पर खड़ी दस्तक लगा रही थी, जिन्हें वो दोनों ही खैर मकदम करने को पुरजोश थे। उफ़, आज बहुत थकन हो गई। आज हया का बर्थडे था। बच्चे सब सो चुके थे। मैरून रंग साड़ी पहने आयरा धम से बिस्तर पर गिरी थी। सो तो है, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ से साथ ही गिरते मरवान ने उसे अपने हिसार में लिया था। वो तो मैं बचपन से ही खूबसूरत हूँ। वो इतरा कर बोली तो उसका कहका पेश आखता था। तो फिर आज बेटी की सालगिरह की खुशी में कुछ यादें ना ताज़ा कर ली जाएं।
उसके ज़ुमानी लहजे पर वो बुरी तरह झीपी थी, जबकि मरवान ने कहका लगाते उसे अपने हिसार में लिया था, जहाँ वो हमेशा रहने की मुतमन्नी थी। दादो, ये देखें अजमेर भाई ने क्या किया। छोटी सी हया सुल्तान अपनी गुड़िया का टूटा हुआ सर लेकर करीब आई थी। अजमेर, वो जहाँ से सुल्तान का इकलौता बेटा था, जिसका मरवान और आयरा की सबसे छोटी बेटी से 36 का आंकड़ा था। दादू, पहले इसने मेरी बस पर पत्थर गिराकर उसका शीशा तोड़ा था। इसने भी मुंह बसोर कर शिकायत लगाई। उफ, एक तो मैं तुम लोगों के मसले सुलझा कर थक गई हूँ। निशात बेगम पोता और पोती की शिकायत सुनकर अपना सर थाम गई। क्या हुआ हमारी प्यारी सी मम्मा को? जहाँ ज़ेब और मरवान ने साथ में उन्हें अपने हिसार में लिया था। ये तुम दोनों के जो औलादे हैं ना, इन्होंने मुझे पागल कर दिया है बिल्कुल। वो नाराज़गी से बोली तो आयरा और समन ने भी मुस्कुराहट जब्त की। बाबा, मायर मरवान, अमल मरवान और हया मरवान भागते हुए बाप की जानिब लपके थे, जो उन्हें देखकर अपनी बाहें वाक कर गया था। मेरी प्रिंसेस कैसी हैं? उसने दोनों बेटियों के गाल पर बोसा दिया। अमल बाल और नए नक्श में हूबहू आयरा की कॉपी थी, जबकि हया मरवान का अक्स थी, जबकि अमीर अपने दादा अब्बू की कार्बन कॉपी था। देखें पप्पो, आपके पोता पोती कितने मतलब परस्त हैं, अपने बाप की तरह। सारा दिन रहते मेरे साथ हैं और बाप के आते ही दम बाप का भरते हैं। ज़रा नाराज़ लहजे में गोया हुई, जब तो मरवान ने उसे घूर कर देखा। मेरे बच्चे हैं तो मुझी से मोहब्बत करेंगे ना बैरिस्टर साहिबा? मरवान के चेहरे पर जहाज़े भोले से मुस्कुराया। आप क्यों मुंह फुलाकर बैठे हैं चैंप? इस बार मरवान ने भतीजे को गोद में लिया, जो बाप की गोद में बैठी हया को घूर रहा था। आपकी बेटी मेरे बाबा को मुझसे छीन रही है। अलमी ने छोटी सी पेशानी पर ढेरों बल सजाए शिकवा किया। मरवान ने मुस्कुराहट दबाकर एक मोहब्बत भरी निगाह अपनी शरारती बेटी पर डाली थी, जो अभी घुटनों घुटनों चलती थी, मगर शरारतों में उसने अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। अलमीर फितरतन शर्मीला और रिजर्व बच्चा था। शहजादे, आप यहाँ मेरी गोद में आ जाएं। मरवान ने उसे प्यार किया तो वो जल्दी से चचा की गोद में बैठकर मुस्कुराया, मगर छोटी सी हया मुँह बसोर कर तेज़ आवाज़ में रोती, ज़िद्दी अंदाज में खुद को जहाज़े पे गिरफ्त से आज़ाद कराती, झट ताया की गोद से उतरती, बाप की जानिब लपकी और उसे धक्का देकर गोद से उतारती खुद बैठ गई और अब मरवान के सीने में चेहरा छुपाया था, जबकि उस नन्ही परी की जेलिसी पर सभी का कहका बेसाख्ता था। आयरा, ये इस मामले में बिल्कुल तुम पर गई है, जहाज़िब की आवाज़ थी, जबकि मरवान ने आयरा को शरारत से देख कर कहका लगाते आँख का कोना दबाया था, जिसने उसे घूर कर देखा। निशात ने दिल ही दिल में अपने ख़ानदान की नज़र उतार कर आँखों में आए आंसू साफ किए थे। अगर जो अजमल सुल्तान को सल्तनतों में हुक्मरानी की चाह ना होती, सल्तनत का असीर होना उनका खून सफ़ेद ना करता, तो आज वो भी इन खुशियों का हिस्सा होते, ना कि जेल में सज़ा की मुद्दत पूरी कर रहे होते। इख्तितामी अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यूट्यूब क्लासिक टीम का। शुक्रिया तुबा आपी, आपकी सहरंगेज़ आवाज़ ने नावल में जान डाल दी। रमीशा ख़ान और निम्रा सियाल, जिनकी बदौलत न सिर्फ नावल टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहा, बल्कि निम्रा की ज़बरदस्त एडिट्स और प्रमोशन ने आप सबको अपने साथ बांधे रखा। और सबसे आखिर में मैं बहुत शुक्रिया तुबा कुरैशी, मुझे हीरो और दोनों विलन्स के लिए इतने प्यारे और यूनिक से नाम सजेस्ट करने के लिए, वगरना मैं तो सारी ज़िंदगी भी कभी इतने मुनफरिद और अनोखे नाम ना सोच सकती हूँ और ना ही ढूंढ सकती हूँ। खैर, यूट्यूब नावल में एक राइटर के अलावा बहुत सारे लोगों की मेहनत पोशीदा होती है, फिर जाकर एक कहानी आप तक पहुंचती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर, मॉडरेटर, सबकी मेहनत मिलती है तो फिर एक प्रोजेक्ट कामयाब होता है। तो प्लीज़ यूट्यूब के हर नावल पर अपना अच्छा रिस्पांस शो किया करें और पूरी टीम को सराहा करें, ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। और हाँ, मेरे तमाम ही क़ारीन का बहुत शुक्रिया, जो हर किस पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। तबीयत ख़राबी की वजह से इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा लेट कर गई नावल, लेकिन फिर भी मैं आप सबके कमेंट्स और तुक्के रीड करती रहती थी। मिंद ज़ही, ज़िनिया अंसारी और बहुत सी आईडीज़, सॉरी मुझे आपके नाम नहीं मालूम, वगरना मैं ज़रूर लिखती। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। हुमा कुरैशी की तरफ से उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया कि जो जिन्होंने उनका नावल पढ़ा, जिन्होंने सराहा, और पूरी क्लासिक यूट्यूब टीम का सॉरी। और अब मैं कहना चाहूँगी कि हुमा के नावल पे कि हुमा, आपका ये पहला नावल था, आपका पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ को वॉइस ओवर भी किया। तो मुझे इस नावल के पूरे सफ़र में बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने इस सफ़र को एंजॉय किया था। तजस्सुस होता था मुझे कि आगे की किस्त में क्या होगा, और जब मेरे पास किस्त आ जाया करती थी तो फिर मैं जल्दी से उसको पढ़ती थी कि अच्छा आगे क्या होगा। और कभी कभी मैं छोड़ भी दिया करती थी, मैं कहती थी नहीं, जब मैं वॉइस ओवर करूँगी ना तभी मैं इसको पढ़ूँगी और तभी मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो बहुत मज़ा आया मुझे इस सफ़र में, बहुत अच्छा रहा और कहीं भी बोर नहीं होने दिया आपके इस नावल ने। बहुत खूबसूरत सफ़र रहा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी जल्दी ये दिन गुजर गए कि आपका नावल मैंने अभी शुरू किया था, पहली किस्त आई थी और आज इसकी लास्ट एपिसोड भी अपलोड हो गई है, आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके कलम को और ज़ोर दे और ताकत दे कि आप ऐसी खूबसूरत खूबसूरत नावल लिखती रहें और हम तक पहुंचाती रहें। सबसे ज़्यादा खूबसूरत किरदार की मैं बात करूं तो मुझे मरवान और आयरा ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है हमारे नावल के हीरो थे, तो बहुत अच्छे लगे। कहीं कहीं मरवान पे गुस्सा भी आया था, तो चाहा तो एक लगाऊं लेकिन नहीं लगा सकती थी। एक बाद में जब हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई मरवान का क्या मकसद था, क्योंकि मरवान साहब ज़रा छुपे रुस्तम थे, छुप छुप जाके हरकतें कर रहे थे, तो गुस्सा आ रहा था। लेकिन हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो जो है ना में राज होगा इसमें। बहरहाल वो राज हमारे सामने आया कि ऐसा था ऐसा था। खैर बहुत मज़ा आया और बहुत शुक्रिया हुमा कुरैशी कि आपने ये नावल लिखा यूट्यूब के लिए और मुझे इसको वॉइस ओवर करने का शर्फ़ मिला। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप नावल लिखेंगे यूट्यूब के लिए और ख्वाहिश करेंगी कि मैं आपका नावल वॉइस ओवर करके मैं अपने रीडर्स तक पहुँचाऊँ। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, जब मिलूँगी किसी नए नावल के साथ या किसी पुराने नावल की नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।